हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के संपूर्ण किताब के आज के इस वीडियो में मात्र 7 महत्वपूर्ण नियम को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जो नियम मतलब कंसिस्टेंट पूछे जा रहे हैं, लगभग हर वर्षों में ये नियम पूछे ही जाते हैं। अब बोर्ड एग्जाम 2025 के जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनको एग्जाम देना है, वो खासकर ये 7 जो नियम है इसको बिल्कुल वो तैयार कर लेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहे, आसानी तरीके से जो नियम है वो आपको तैयार तो होगा ही, प्लस याद भी हो जाएगा। इसी वीडियो में मैं याद कराने का भी प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए जी, इतना बने रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। एक मोस्टली मैं बात यहाँ पे कहूंगा, देखिए यहाँ पर जो मॉन्क का हमने एक फोटो लगाया हुआ है, मॉन्क से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, ये तो बात आप बेसिक जानते ही हैं, ठीक है ना। जो सन्यासी होते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है। सबसे बड़ी बात यही मुझे लगती है, पेशेंस जिस व्यक्ति के पास नहीं रहेगा उनकी सफलता मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो पेशेंस आप बनाए रखिएगा, पेशेंस रखेंगे, सफलता आज न तो कल आपको मिलनी ही है। एक ही एग्जाम के लिए नहीं, अदर किसी भी फील्ड में मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। सफलता पाने के लिए पेशेंस रखना जरूरी है दोस्त। चलिए, सबसे पहला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है। 1 मिनट में यहाँ पे थोड़ा सा कलर फाइंड कर लूं। चलिए देखिए, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्लास 12 7 इंपॉर्टेंट नियम को जानेंगे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। यहाँ पे सबसे पहला हमारा नियम आता है कि राउल्स का नियम को समझाइए। तो राउल्स का नियम क्या होता है जी, इसको हमें जानना है। चलिए जी, तो राउल्स का नियम हम समझ लेते हैं कि राउल्स ने क्या बताया था अपने नियम में। देखिए यहाँ पे राउल्स का हमने नियम लिख दिया है। हमने लिखा है कि किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यही है राउल्ट का नियम, ठीक है ना। राउल्ट का नियम यही है। बट कैसे हम इसको याद करेंगे? अब केवल इतने लिखने से तो काम चलेगा नहीं, तो समझते हैं जी, याद हम आपको कराते हैं इसी वीडियो में। सपोज दैट ये एक बर्तन है, हमने एक बर्तन यहाँ पे ले लिया, बात को आप समझिएगा, ठीक है ना। ये हमने एक बर्तन ले लिया, ऊपर इरेज करते हैं, ठीक है। ये एक बर्तन हमने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है जी, समझ गए आप कि एक बर्तन हमने ले लिया। अब इस बर्तन में हम क्या कर देते हैं, यहाँ तक, इस बर्तन में यहाँ तक हम यहाँ पर भर देते हैं कुछ। अब वो क्या भरेंगे, तो हम द्रव और फिर से द्रव भर देते हैं, ठीक है ना। द्रव मतलब इस बर्तन में यहां तक विलयन भरा गया है। तो विलयन किस किस चीजों से मिलकर बना होता है, देखिए डिटेल में हम समझना है, ठीक है ना। समझे रहेंगे ना तो एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो विलयन किन 2 घटकों से मिलकर बना होता है, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। जब विलेय और विलायक ये 2 घटक आपस में मिलते हैं तो विलयन बनता है। जैसे विलेय का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हम कह सकते हैं चीनी हो गया, शक्कर, ठीक है ना। और चीनी एग्जाम्पल में, अब विलायक की जगह पर जैसे पानी हो गया। तो जब पानी और चीनी आपस में मिलेंगे तो शरबत बनेगा। तो शरबत क्या हो जाएगा, शरबत जो होगा ना, ये क्या होगा, विलयन हो जाएगा। तो विलयन, एक बर्तन हमने लिया है जिसमें विलयन है, मान लेते हैं शरबत है, तो शरबत 2 चीजों से मिलकर बनेगा, एक विलेय और विलायक, मतलब विलेय और विलायक से मिलकर बनेगा। तो हमने विलेय के जगह पर भी कोई द्रव ही ले लिया है, अब विलायक के जगह पर भी कोई द्रव ही हमने ले लिया है। जैसे क्या हो गया, जैसे कि पानी ले लिया और नींबू का जो रस होता है वो हमने डाल दिया इसमें, ओनली चीनी नहीं डाला। तो दोनों द्रव ही है। द्रव मतलब लिक्विड अवस्था में जो भी होंगे वो दोनों होंगे, ठीक है ना। तो यही कहा जा रहा है कि द्रव ये क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। तो इसको हम यहां पे लिखते हैं द्रव विलयन है। मतलब इसमें 2 घटक हैं। 2 घटक क्या है, एक घटक ए है और एक घटक है बी। और दोनों ही कौन कौन से हैं, दोनों, ए जो घटक है ये भी द्रव अवस्था में है, बी घटक है वो भी द्रव अवस्था में है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको द्रव विलयन हम कह सकते हैं। तो यहां पे हमें राउल्स ने ये बताया कि मान लेते हैं ए जो घटक है, तो ए घटक का यदि हमसे कोई आंशिक दाब पूछे, आंशिक वाष्प दाब, मान लेते हैं हम कि ए जो घटक है इसका आंशिक वाष्प दाब है PA, ठीक है ना। मान लेते हैं ए घटक का आंशिक वाष्प दाब क्या है, PA है। तो इसी प्रकार हम कहें कि बी घटक है, इसका भी तो आंशिक दाब होगा ना, तो इसका आंशिक दाब PB हो जाएगा,
समझ रहे हैं? यदि ए घटक का आंशिक वाष्प दाब Pa है तो बी घटक का भी आंशिक वाष्प दाब Pb हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये जो घटक है, ए घटक है, इसका मोल प्रभाज, ए घटक का यदि मोल प्रभाज हम देखें, ए घटक का जो मोल प्रभाज है, ओहो क्या लिख रहे हैं भैया, ए घटक का जो मोल प्रभाज है, ए घटक का मोल प्रभाज मान लेते हैं हमने कि XA कर दिया या चाई A कर दिया, तो ए घटक का मोल प्रभाज मान लेते हैं XA है। तो ये बताइए बी घटक का मोल प्रभाज क्या होगा? आप आराम से कहेंगे सर तब बी घटक का मोल प्रभाज XB हो जाएगा, यही नहीं कहेंगे जी। तो नॉर्मल सी बात है, ये इतनी बात आपने समझ लिया होगा। अभी तक हमने जो बताया डिटेल में समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें लिखना है, केवल इतनी लिखने से काम आपको नहीं चलने वाला, इसलिए फोकस कीजिएगा समझने पर, ठीक है ना। हम ये कह रहे हैं आपसे कि ये द्रव द्रव विलयन है, इतनी बात समझ गए। तो द्रव द्रव विलयन में उपस्थित मान लेते हैं ए घटक है, इसका आंशिक वाष्प दाब Pa है, अब बी घटक है, उसका आंशिक दाब Pb हो जाएगा। इसी प्रकार ए घटक का मोल प्रभाज है वो XA है, तो बी का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा? XB हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे हमें ये जानना है कि यहाँ पे राउल्ट्स के अनुसार हमें ये बात बताया गया, राउल्ट्स के अनुसार देखिए, राउल्ट्स ने हमें ये बताया कि द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का, इन दोनों में से किसी भी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है, मान लेते ए घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है ना, वो इसी के मतलब आंशिक वाष्प दाब होता है, वो उसी घटक के मूल प्रभाज के क्या होता है? समानुपाती होता है। बात समझ में आ गया? मतलब द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो उसी घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। देखिए ए घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है Pa, तो वही ए घटक के ही मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। इसी प्रकार बी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है Pb, वो बी के ही मूल प्रभाज के क्या होगा? समानुपाती होगा। यही तो राउल्ट्स ने बताया है। तो राउल्ट्स के नियम के अनुसार आप कह सकते हैं, पर ये जो नियम है ना, ये स्थिर ताप पर होना चाहिए। स्थिर ताप का मतलब है कि एक नियत ताप होना चाहिए कि इतने पर ही हो, यानी कि घटता बढ़ता रहे ताप, ऐसा नहीं। तो यही बात बताया गया कि स्थिर ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। यही बात लिखा गया है कि निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के ही मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये जो हमने यहाँ पे साइड में लिखा ना, ऐसे आपको नहीं लिखना है, अच्छे से लिखना है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, देख लीजिए ऐसे ही आपको लिखना है। आप लिखेंगे कि माना यहाँ पे लिखेंगे कि माना ए घटक का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है ना, कि मान लिया हमने कि ए जो घटक है, ए घटक का जो आंशिक वाष्प दाब हमने क्या माना था? तो Pa माना था, तो Pa हमने लिख दिया। उसी प्रकार ए घटक का मूल प्रभाज क्या है जी? मोल प्रभाज। तो ये भी हमने माना था कि ए घटक का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा? XA हो जाएगा, तो XA हमने लिख दिया। इसी प्रकार अब बी घटक का अगर हम आंशिक वाष्प दाब निकालेंगे तो Pb हो जाएगा। तो इसी प्रकार माना कि बी घटक का आंशिक वाष्प दाब, बी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो Pb होता है, ठीक है ना। बी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है Pb होगा। तो बी घटक का जो मोल प्रभाज होगा, बी घटक का मोल प्रभाज होगा वो क्या हो जाएगा? XB हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब समझ रहे हैं, ए घटक का बी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो Pb है, तो बी घटक का ही मूल प्रभाज क्या हो जाएगा? XB हो जाएगा। ये हमने लिख दिया। तो ये केवल हमने यही जो बात है ना, वहां पे केवल हमने यहाँ पे वैल्यू करके अच्छे से लिख दिया है। तो अब फिर से यहाँ पे लिखेंगे तब
राउल्ट्स के नियम के अनुसार, राउल्ट्स के नियम के अनुसार, अब राउल्ट्स ने अपने नियम में क्या बताया, राउल्ट्स ने हमें ये बताया, राउल्ट्स ने कि किसी द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है, तो किसी भी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो उसी घटक के मूल प्रभाज के, उसी घटक के मूल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये राउल्ट्स ने बताया है जी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जी पहला। तो देखिए ए घटक के लिए ये हमारा निकला। तो इसी प्रकार बी घटक का यदि हमें राउल्ट्स के नियम के अनुसार निकालें तो बी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है Pb, वो बी के ही मूल प्रभाज के, बी घटक के ही मूल प्रभाज के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा हो जाएगा जी। समझ रहे हैं? तो राउल्ट्स के अनुसार यहाँ पे दो घटक है, दोनों के लिए हमने निकाल लिया। अब इसको थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, Pa हो जाएगा, समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह हटा आता है, तो यहाँ पे Pa और यहाँ पे नॉट एक नियतांक आता है इनटू XA आता है, ठीक है ना। और यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटता है तो Pb इक्वल टू Pb नॉट इनटू XB आता है। तो ये आता है जी, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पे, तो ये इसी का यहाँ पे मेन ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा और इसका ये मेन हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो ए घटक के लिए ये हमारा आंशिक वाष्प दाब का मान निकला है और बी घटक का आंशिक वाष्प दाब का मान निकला है। अब हमें चाहिए कि ये टोटल विलयन का हमें आंशिक वाष्प दाब पता करना। तो टोटल विलयन का आंशिक वाष्प दाब कैसे पता करेंगे, मतलब कुल वाष्प दाब। तो कुल वाष्प दाब को हम P से लिखते हैं। तो कुल वाष्प दाब जो होगा, यदि हम A का वाष्प दाब अब B के वाष्प दाब को जोड़ देंगे तो हमें कुल वाष्प दाब निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे जी, PA कर देंगे और प्लस PB कर देंगे। क्या कर देंगे जी, PA प्लस PB कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर हम इसको अच्छे से करें, अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ये कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर हम मान इस पर पुटअप कर दें तो मान पुटअप करेंगे तो क्या निकलेगा जी, अगर आप देखें तो P इक्वल टू क्या निकलेगा, PA का मान क्या है, PA नॉट इंटू XA, PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। ये हो जाएगा जी, देख लीजिए आप, ये हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। मतलब प्रूव्ड क्या है, ये यही हमें फॉर्मूला लाना था जो कि हमने यहाँ पर ला दिया है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। राउल्ट्स का नियम यदि आपको आता है और चांसेस हैं आने का, क्योंकि ये बहुत बार पूछे गए हैं, तो आपको आराम से पहले इस तरीके से नियम लिखेंगे। नियम लिखने के बाद साइड में ये फिगर बनाएंगे आप, और उसके बाद ये लाइन टू लाइन ये भी इसके नीचे जस्ट आप यहाँ तक लिखेंगे। समझ रहे हैं ना? इस प्रकार अच्छे तरीके से लिखना है। आपको राइटिंग का विशेष कर ध्यान देना है। मेरी राइटिंग को आपको यहाँ पे फोकस नहीं करना है, आप अपने हिसाब से अच्छे से लिखने का प्रयास कीजिएगा। दूसरी बात, साफ सुथरा लिखने का प्रयास कीजिएगा। और तीसरी बात, स्पेस दे देकर लिखिएगा, बहुत ज्यादा पास नहीं। अब बहुत ज्यादा स्पेस देकर भी नहीं लिखना है, समझ रहे हैं ना। एक नॉर्मल स्पेस होना चाहिए जिससे कि कॉपी आप लिखें तो बेहतर तरीके से बेहतर दिखाई दे। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए जी, बेहतर, बहुत बेहतर जी। चलिए, दूसरा हमारा आता है जो है हेनरी का नियम। देखिए, अभी हेनरी के नियम के बारे में एक बात हम बताएंगे, ठीक है ना। पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले हेनरी के नियम को समझाइए तथा इसकी सीमाएं लिखिए। तो चलिए जी, सबसे पहले आता है हेनरी का नियम भी देख लेते हैं। तो हेनरी नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया। हेनरी के अनुसार, ठीक है ना, स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में घुलनशीलता गैसों पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। नॉर्मल सा तो है जी। देखिए, अगर ना समझ में आए तो मैं आपको समझा भी दे रहा हूं, यहाँ पे समझिएगा। ये एक बड़ा सा बर्तन है, ठीक है ना, एक बड़ा सा ये बर्तन है। अब इस बर्तन में यहां तक, सॉरी, इस बर्तन में यहां तक कलर में अलग कर ले रहा हूं।
अब देखिए इस बर्तन में यहां तक क्या भरा गया है, इस बर्तन में यहां तक 2 स्टेप। सबसे पहली बात, ये जो बर्तन है ये टोटल बड़ा सा बर्तन है। अब इस बर्तन में यहां तक हमने क्या भरा हुआ है, द्रव को भर दिया है। द्रव मतलब जैसे कि पानी इसमें भरा गया है, ठीक है ना, समझ गए। इसमें क्या भरा गया है, पानी है, मतलब द्रव है, लिक्विड है। और इसके ऊपर फिर से इसके जस्ट ऊपर इस बर्तन में यहां तक क्या भर दिया गया है, यहां पर भर दिया गया आपका जो है हम कह सकते हैं गैस भर दिया गया है, गैस को भर दिया गया है, ठीक है ना। इतनी बात आप बेसिक समझ गए। ये खुला बर्तन है इस तरीके से, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है ना, मैं क्या कह रहा था। देखिए हम यही कह रहे थे, माफी चाहता हूं, ठीक है ना, कलर चूज करना इंपॉर्टेंट था। देखिए हम ये कह रहे हैं कि एक बड़ा सा हमने बर्तन लिया। अब इस बर्तन में सबसे पहले नीचे हमने द्रव भरा, द्रव के ऊपर हमने एक गैस भर दिया, ठीक है ना। द्रव के ऊपर हमने क्या भर दिया, गैस को भर दिया है, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब गैस जैसे ही भरा ना तो गैस तो उड़ जाएगा यदि कुछ हम उसको ढकेंगे नहीं तो इसके ऊपर हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, पिस्टन को लगा दिया है। इसके ऊपर हमने यहाँ पे इसके ऊपर यहां तक हमने ये क्या लगा दिया है, पिस्टन लगा दिया है। पिस्टन आप समझते हैं, पिस्टन यहाँ पे हमने इस तरीके से ये क्या लगा दिया है, पिस्टन लगा दिया है। पिस्टन मतलब ये होता है जैसे कि साइकिल में आपने कभी हवा को भरा होगा, तो हवा भरने के लिए हम एक लेते हैं ना जी, जिससे हवा भरते हैं, तो उसको दबाते हैं, तो वो दबाना ही क्या है, पिस्टन वही होता है। तो उसी प्रकार ये पिस्टन हमने लगा दिया है, जिसको अगर दबाएंगे ना तो ये एक साथ नीचे जाएगा, ये पूरा सतह, ठीक है। तो ये हमने ऊपर पिस्टन लगा दिया है। अब ये बताइए यदि हम इस पिस्टन को दबाते हैं तो दबाएंगे तो ये जो गैस के अणु है, ये गैस के अणु इसके द्रव के स्वतंत्र तल पर टक्कर करेंगे, और टक्कर करेंगे तो ये गैस है ना, ये द्रव में मिलने लगेंगे। गैस जो है वो द्रव में मिलेंगे। तो गैसों की द्रव में जो घुलनशीलता होती है, गैसों की द्रव में घुलनशीलता, गैसों की द्रव में जो घुलनशीलता होती है, ठीक है ना, गैसों की द्रव में जो घुलनशीलता होती है या जो विलेयता होती है, वो इस गैस पर लगाया गया जो दाब है ना, इस गैस पर लगाया गया दाब के ही क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है ना। ये बातें हो गई जी। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। एक बार और सुन लीजिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा, हम पिस्टन को दबा रहे हैं तो दबाने का मतलब है दाब लगा रहे हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में घुलनशीलता गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। घुलनशीलता भी कह सकते हैं या इसे विलेयता भी कह सकते हैं, उससे कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। बुक में यदि विलेयता भी लिखा गया है तो वही बात है, घुलनशीलता का मतलब होता है विलेयता, ठीक है ना। तो एक बार और बोल दे रहा हूं कि हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में घुलनशीलता गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। अब वही बात हमने लिखा है, हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में घुलनशीलता गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। तो आशा करता हूं कि सबसे पहली जो पॉइंट्स है ये आपको आसानी तरीके से समझ में आ गई होंगे, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो ये जो गैसों की द्रव में घुलनशीलता होती है वो गैसों पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। जहां m क्या है, घुलनशीलता है, और ये दाब क्या है, गैसों पर लगाया गया दाब है। अगर हम इसको हटाते हैं, ठीक है ना, जैसे समानुपाती का जो चिन्ह है उसको हटाया जाता है और इक्वल का जब चिन्ह आता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है k, और यहाँ पे आता है p, तो kp यहाँ पे आ जाता है जी, ठीक है ना। तो ये मोस्टली हमारा मेन फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर m क्या है, जहां पर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, जहां पर m क्या है, तो m है गैसों की द्रव में घुलनशीलता। तो यहाँ पे पूरा डिटेल में आप लिखेंगे गैसों की द्रव में घुलनशीलता, ठीक है जी, इतना समझ गए। के क्या है, तो के है यहाँ पे, के क्या है, हेनरी स्थिरांक है। हेनरी स्थिरांक। यहां पे P क्या है, P है
गैस पर लगाया गया दाब। गैस पर लगाया गया दाब है। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो बातें हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी। नियम लिखने के बाद ये दो आप लाइन लिखेंगे, ये साइड में आप इतना लिख दीजिएगा, ये फिगर बनाना अनिवार्य है, बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम जान लेते हैं कि हेनरी के नियमों की सीमाएं क्या हैं, मतलब इसकी कमियां क्या है जी। कब कब कमियां का मतलब क्या है कि सीमाएं हैं। इसका एक नियम है कि यहाँ तक ये कार्य कर सकता है, यदि कोई फॉल्ट हुआ तो कौन कौन सी फॉल्ट हमें नहीं करनी है ये जान लेते हैं। तो गैसों पर लगाया गया जो दाब है वो बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। जो हम ये दाब प्रेशर लगा रहे हैं वो एक झटके में नहीं कि पूरा दाब हमने लगा दिया, आराम आराम से लगाना है जी। तो गैसों पर लगाया गया जो दाब है वो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। पहली बात आपको याद रखना है। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर स्थिर ताप कह रहा है ना, तो जो ताप है वो बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, नॉर्मल होना चाहिए। अगला यहाँ पे कह रहा है कि गैस जो होता है द्रव में बहुत अधिक घुलनशील नहीं होना चाहिए। मतलब जो गैस है वो द्रव में ज्यादा घुलना भी नहीं चाहिए, उतना ही दाब लगाएंगे जिससे कि बहुत ही कम मात्रा में गैस है वो द्रव में घुले। अगर ज्यादा घुल जाएगा तब भी हेनरी का नियम वहां पे काम नहीं करेगा। तो ये 3 सीमाएं हैं जिसको आपको याद करना आपका कर्तव्य है जी, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप पहले ले लीजिए। चलिए जी, अच्छी बात है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अगला हमारा आता है तीसरा नियम। तीसरा हमारा नियम है फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम। तो फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम होता है, इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, ठीक है ना। तो फैराडे के विद्युत अपघटन का 2 नियम होता है, ये बात आप याद रखेंगे कि फैराडे के विद्युत अपघटन के 2 नियम होते हैं। अब वो 2 नियम कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है प्रथम नियम। प्रथम नियम को हम किस नाम से जानते हैं जी? प्रथम नियम को हम संधि के नियम के सॉरी प्रथम नियम के ही नाम से जानते हैं, अदर कोई नियम के नाम से नहीं। मैं फिजिक्स में चला गया था किरचॉफ के नियम पे, ठीक है ना, माफी चाहते हैं हम। तो ये प्रथम नियम है, ये हमारा द्वितीय नियम है। पहले प्रथम नियम को हम समझ लेते हैं। यहाँ पे प्रथम नियम में जो फैराडे हैं उन्होंने ये बताया कि विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा सेलों में प्रवाहित आवेश के क्या होता है? समानुपाती होता है। मतलब इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले जो पदार्थों की मात्रा होती है वो सेलों में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। मतलब जैसे कि ये फिगर से ही मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। समझिएगा। देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर, देखिए ये हमारा एक बहुत बड़ा हमने एक बर्तन ले लिया है, इसमें हमने विद्युत अपघट्य घोल दिया है, इसमें यहाँ तक हमने विद्युत अपघट्य घोल दिया है, ठीक है ना। इसमें विद्युत अपघट्य घोल दिया है, ये हम लिख दे रहे हैं विद्युत अपघट्य, यहाँ पे विद्युत अपघट्य, ठीक है ना। इसमें विद्युत अपघट्य का घोल घोल दिया गया है। विद्युत अपघट्य का मतलब क्या है कि जैसे कि NaCl, विद्युत अपघट्य का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे NaCl है और NaCl के साथ H2O जुड़ गया है, तो NaCl और H2O का जो मिश्रण होता है वो होता है जी, ठीक है ना। अगला यहाँ पे अब देखिए विद्युत, ये हमारा विद्युत अपघट्य हो गया। जब जल के साथ NaCl जुड़ गया तो ये विद्युत अपघट्य का विलयन हो गया। तो विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में यदि हम 2 धातु के इलेक्ट्रोड को लाते हैं, मतलब 2 धातु के प्लेट को हम इसमें डुबाते हैं, डुबाएंगे ना तो ये प्लेट आवेशित हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लेटों पर जो उत्पन्न, ये प्लेटों को अगर हम आवेश देते हैं, ये हमारा धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, इस वाले पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे होगा क्या ना कि जो NaCl है वो Na+, बात को समझिएगा कि जो हमारा NaCl है ये विद्युत अपघट्य पदार्थ है, तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा,
ठीक है, जाहिर सी बात है टूटेगा। तो अब देखिए हम जानते हैं कि प्लस वाला है वो ऋणात्मक की ओर आकर्षित होगा तो इधर जाएगा ये, और जो ऋणात्मक वाला है ये प्लस की ओर आकर्षित होगा इसलिए इधर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यही बात बताया गया है कि विद्युत अपघटन की यहाँ पे क्रिया हो रही है। तो विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले जो पदार्थों की मात्रा है, जैसे Na है जो सोडियम है ये इस पर चिपकेंगे माइनस वाले प्लेट पर, और जो Cl है ये इस पर एकत्रित होंगे इस धनात्मक वाले प्लेट पर। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की जो मात्रा होती है, वो इस प्लेट पर उपस्थित जो आवेश होता है ना, इस प्लेट पर उपस्थित आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की जो मात्रा होती है वो उस पे मतलब वो प्लेटों पर उपस्थित आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो वही बात हमने लिखा है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में, अब यहाँ पे विद्युत अपघटन ही तो हो रहा है, NaCl Na प्लस और Cl माइनस में टूट रहा है। तो वही कहा जा रहा है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा सेल से प्रवाहित आवेश, मतलब सेल से प्रवाहित आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है ना, तो मतलब जो आवेश है ना उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। इस बात को आपको मोस्टली याद रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, चलिए जी, इतनी बात आप समझ गए। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की जो मात्रा है वो उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। ये पदार्थ इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा है जिसे हमने W से दर्शाया है, ये आवेश है। यदि समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे Z एक नियतांक आता है और ये हमारा Q हो गया। अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से और लिखें तोड़कर तो ये Z हो जाएगा। अब Q को हम क्या लिख सकते हैं, I = Q/T होता है, विद्युत धारा से हम जानते हैं ये फॉर्मूला। ये T इधर अगर आ जाएगा, इधर भाग में इधर आएगा, गुणा कराएगा तो Q = I × T हो जाता है, I × T। तो इस Q की जगह पर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, I × T भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मोस्टली फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया कि विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा इलेक्ट्रोडों पर उपस्थित आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, चलिए, तो अब इतना मैंने तो बता ही दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई हमसे ये पूछ ले या आपसे कोई पूछ ले कि यहाँ पे W क्या है, तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा, तो आप बोल सकते हैं ना, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ओनली पदार्थों की मात्रा, पदार्थों की मात्रा। आप समझ रहे हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा है। फिर से दूसरा अगर हमसे कोई पूछे तो Z क्या है, तो Z आप क्या बोल देंगे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ठीक है ना, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। यहाँ पे I क्या है जी, तो I आप समझ गए होंगे विद्युत धारा है। यहाँ पे T क्या है, T है समय। तो इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। ये हमारा प्रथम जो नियम है ये पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। ठीक है ना, अब हमारा आता है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में हमें कहा गया कि जब विभिन्न विद्युत अपघट्य में समान धारा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा उनके तुल्यांकी भार या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। बात को समझिएगा, मान लेते हैं यहाँ पे तो एक ही इलेक्ट्रोड है, इस प्रकार बहुत सारे इलेक्ट्रोड हों। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि जब विभिन्न विद्युत अपघट्य में समान, मतलब जब बहुत सारे इस तरीके से इलेक्ट्रोड होंगे तो सभी में विद्युत अपघटन की क्रिया होगा। तो मान लेते हैं इसी प्रकार दो हैं या दो से अधिक इलेक्ट्रोड हैं, मतलब ये विद्युत सेल है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं इस तरीके से बहुत सारे सेल हैं, तो यहाँ पे विद्युत अपघटन की क्रिया होगा।
तो जब दो सेल हैं उनमें विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है, तो वही कहा जा रहा है कि जब विभिन्न विद्युत अपघटन में समान धारा प्रवाहित की जाती है, मतलब विभिन्न विद्युत अपघटन की यहाँ पे क्रिया हो रही है, तो उसमें समान यदि धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर जो एकत्रित होने वाले जो पदार्थों की जो मात्रा होती है ना, वो उसमें क्या होता है, वो उसके तुल्यांकी भार या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। मतलब सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रोडों पर जो एकत्रित होने वाले पदार्थों की जो मात्रा है वो किसके, वो तुल्यांकी भार, वो उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। वो उसके तुल्यांकी भार के क्या होता है, समानुपाती होता है। तुल्यांकी भार को हम इससे दर्शाते हैं, तो ये बातें कहा गया जी। तो मान लेते हैं इस प्रकार दो हैं, तो एक तो हमारा ये हो गया, ठीक है, और एक और हम मान लेते हैं ऐसा होगा। तो मान लेते हैं इसके लिए दो अगर है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की जो मात्रा है तो इसको W कर देंगे और तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, तो ये हमने कर दिया। इसी प्रकार एक और हो गया, तो उसके लिए हमने W2 समानुपाती कर देंगे, W2 समानुपाती E2 कर देंगे, ठीक है ना। ये हम कर सकते हैं कि नहीं जी, आप देख लीजिए। देख लीजिए आप, जैसे एक मान लेते हैं ये एक सेल है, तो इसमें विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है। तो विद्युत अपघटन की क्रिया में यदि समान धारा प्रवाहित होती है या समान आवेश प्रवाहित होता है, तो उसमें क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले जो पदार्थों की मात्रा है वो तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तो W1 समानुपाती E1 हो जाएगा। अब मान लेते हैं एक और है, तो W2 = E2 हो जाएगा। ये हो जाएगा ना जी, बिल्कुल आसानी से आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हाँ ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या ना, तो अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, बात दोनों के लिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। सॉरी ये क्या हो गया भैया, ठीक है, बात दोनों के लिए। अगर ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे W1 आता है, ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे K एक नियतांक आता है, ये हमारा E1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये एक फॉर्मूला मिला, ठीक है ना। अदर कलर में चूज कर लेता हूँ, ये हमारा ये फॉर्मूला मिला। और यहाँ पे अगर हम देखें तो W2 = K × E2 हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला मिल गया जी, ठीक है जी, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। ये दो फॉर्मूले मिले ना, इसको हम समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं और इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। तो यदि हम समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को मिलाने पर, या मिलाने क्या, हम समीकरण फर्स्ट में सेकेंड का भाग दे देते हैं, समीकरण फर्स्ट में सेकेंड का भाग देने पर, तो यदि हम भाग देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये W1 = W2 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड वाले लेफ्ट हैंड के साथ, राइट हैंड के साथ, तो राइट हैंड क्या हो जाएगा, KE1 / KE2 हो जाएगा, ये हो जाएगा जी। अब इस K से ये K कैंसिल हो गया, K कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा W1 = W2, W1 / W2 और यहाँ पे E1 / E2 बचेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा मोस्टली ये हमारा मेन फॉर्मूला मिलता है। बट यहाँ पे एक बात आप है अगर ध्यान से समझा होगा तो कह रहा है जब विद्युत अपघटन की क्रिया में समान धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा, इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले जो पदार्थों की मात्रा, यही है ना W1 W2 पदार्थों की मात्रा, उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। तो ये समझे, परंतु यहाँ पे कह रहे हैं तुल्यांकी भार वह विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक को हम Z से प्रदर्शित करते हैं, तो Z1 अब / Z2 कर देंगे, क्योंकि फिर से अगर हम विद्युत तुल्यांक मतलब इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की जो मात्रा है W1, इस तरीके से फिर से हम लिखते हैं, और ये समानुपाती किसके करते हैं, Z1 के।
अब फिर से इसको काटेंगे तो यहाँ पे k इंटू Z1 आ जाएगा, फिर से Z2 वाला, फिर से काटेंगे तो वही हमें मिलेगा Z1 बाई Z2। तो ये डायरेक्ट हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये मोस्टली हमारा फॉर्मूला होता है जी विद्युत रासायनिक, जो हमारे फैराडे के वैद्युत अपघटन के द्वितीय नियम। तो ये हम आप यहाँ पे जाकर आप लिख देंगे प्रूव्ड, ये हमारा हो गया जी, ठीक है ना। चलिए, तो इतना सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा, फैराडे का प्रथम नियम, द्वितीय नियम। देखिए एक दो बार पढ़ेंगे ना, समझेंगे, सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक और बात मैं बता दूं, यहाँ पे कह रहा है कि देखिए विद्युत अपघटन की क्रिया में समान धारा प्रवाहित की जाती है। समान धारा प्रवाहित कहें या समान आवेश प्रवाहित की जाती है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। देखिए ये एक सेल ही है, ये टोटल एक सेल ही है जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है। समान धारा कहें या समान आवेश कहें, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है ना। चलिए जी, बेहतर। अगला हमारा आता है कोलराउस का नियम। कोलराउस के नियमों का उल्लेख कीजिए तथा इनका अनुप्रयोग लिखिए। अब कोलराउस का नियम क्या है समझ लेते हैं जी। यहाँ पे हमें लिखा गया कोलराउस का नियम, तो कह रहा है कि इस नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता धनायन, मतलब उसके धनायन और ऋणायनों के तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो ये हमसे कह रहा है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे अगर हम एक बर्तन ले लेते हैं, ठीक है, अब बात को समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसमें हमने क्या कर लिया, एक बर्तन ले लिया है, तो इसमें हमने विद्युत अपघटन, इसमें यहाँ पर विद्युत अपघट्य पदार्थ हमने भर दिया है, ठीक है। इसमें विद्युत अपघट्य का पदार्थ भर दिया, जैसे NaCl, और इसके साथ साथ जल में हमने NaCl मिला दिया है। तो जब जल में NaCl मिला देते हैं, मतलब नमक लवण को मिला देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन। ठीक है ना। तो ये विद्युत अपघट्य का हमारा जलीय विलयन हो गया। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे एक हमें फॉर्मूला ये बताता है, लैम्डा ई क्यू इन्फिनाइट, लैम्डा ई क्यू इक्वल टू लैम्डा ई क्यू इन्फिनाइट प्लस, अब प्लस यहाँ पे लैम्डा ई क्यू माइनस इन्फिनाइट। ये हमारा एक फॉर्मूला आता है, इसी फॉर्मूले से ही ना ये नियम बनाया गया है। ये फॉर्मूला आप देख लीजिए यहाँ पे देखिए ई क्यू क्या है, ई क्यू है तुल्यांकी, ई क्यू को हम तुल्यांकी कहते हैं। ये लैम्डा क्या है, ये चालकता है। इन्फिनाइट मतलब क्या होता है, हिंदी में अनंत कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे यही कहा जा रहा है कि मतलब कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की तुल्यांकी चालकता, ठीक है ना, तुल्यांकी चालकता मतलब अनंत तन्यता पर, ये अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता धनायन की तुल्यांकी चालकता, ऋणायन की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। आशा करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। एक बार और आप सुन लीजिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। हम यही कह रहे हैं कि कोलराउस के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता, धनायन की तुल्यांकी चालकता, ऋणायन की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। यहाँ पे दिख रहे हैं ना, धनायन है प्लस है, तो धनायन की तुल्यांकी चालकता करें, यहाँ पे ऋणायन है तो ऋणायन की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि इस नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की तुल्यांकी चालकता, अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की तुल्यांकी चालकता, उसके धनायनों और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता, उसके धनायनों और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है।
तो वही नियम है जी, इसको लिखने के बाद ये फॉर्मूला लिख लेंगे, ये फिगर आप बना लीजिएगा। यहाँ पे आता है कि कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। अब कोलराउस के नियम का जो अनुप्रयोग होता है ये हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग में हमने एक अनुप्रयोग इसका लिखा हुआ है जो यहाँ पे दिखाई दे ही रहा है। कह रहा है कि वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, वियोजन की जो कोटि है उसको ज्ञात करने में इसका अनुप्रयोग सबसे पहले है। तो कैसे करते हैं जी, कि किसी सांद्रता पर, मतलब किसी सांद्रता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता, मतलब किसी सांद्रता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की जो हमारी तुल्यांकी चालकता होती है, ठीक है ना, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की जो तुल्यांकी चालकता होती है, तथा अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकताओं के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वियोजन की कोटि कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं जी, वियोजन की कोटि हम कहते हैं। तो वियोजन की कोटि हम इसको कहते हैं जिसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा जी। अरे अगर यहाँ पे जगह नहीं है, मतलब यहाँ पे ये चीजें कहा जा रहा है ना, देखिए लेमडा ई क्यू अब बाई लेमडा ई क्यू, यहाँ पे ऊपर इन्फिनाइट रहेगा, ये बराबर हो जाएगा अल्फा के, समझिएगा। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए क्या है यहाँ पे, ये कहा जा रहा है कि किसी सांद्रता पर कोई भी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन है, तो किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में की तुल्यांकी चालकता, ये नॉर्मल है, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की तुल्यांकी चालकता, तथा अनंत अनुता पर, अब यहाँ पे देखिए अनंत एक लग गया, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की तुल्यांकी चालकता के अनुपात को हम वियोजन की कोटि कहते हैं। तो वही बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। किसी सांद्रता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकताओं के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आगे हम बढ़ेंगे। चलिए जी, अगला हमारा आता है वर्नर का सिद्धांत, मतलब वर्नर सिद्धांत की अवधारणाएं, ठीक है ना, लिखिए। तो चलिए जी, वर्नर सिद्धांत हम जान लेते हैं। ये भी सिद्धांत नियम के अंदर हमने डालकर यहाँ पे बता दिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है ना। तो वर्नर सिद्धांत क्या होता है ये हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, वर्नर नामक एक वैज्ञानिक थे, मतलब वर्नर के अनुसार किसी उप संयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता दिखाते हैं। यहाँ पे समझिएगा, एक हम उप संयोजक यौगिक ले लेते हैं, जैसे K4, यहाँ पे समझिएगा K4 FeCN का होल 6। तो ये हमारा एक उप संयोजक यौगिक है। ये टोटल हम उप संयोजक यौगिक कहेंगे, ठीक है ना। ये हमारा टोटल उप संयोजक यौगिक है। यहाँ पे ये जो है ना, इसी जो Fe आपको दिखाई दे रहा है, यही है केंद्रीय धातु परमाणु, यही है केंद्रीय धातु परमाणु। तो वर्नर ने यह हमें बताया कि किसी उप संयोजक यौगिक में उपस्थित जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो दो प्रकार की संयोजकता दिखाता है। कितने? दो प्रकार की संयोजकता दिखाता है। तो वही लिखना है, वर्नर के सिद्धांत के अनुसार उप संयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता दिखाता है। अब वो कौन कौन सी है? एक है प्राथमिक संयोजकता और एक है हमारी द्वितीयक संयोजकता। यही ना है जी, एक है प्राथमिक, एक है द्वितीयक संयोजकता। तो आशा करता हूं कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए, प्राथमिक संयोजकता क्या होता है इसको पहले हम जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। अगर हमने प्राथमिक संयोजकता को समझ लिया तो द्वितीयक संयोजकता आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे द्वितीयक संयोजकता में एक मैं यहाँ पे उप संयोजक यौगिक ले रहा हूं, जैसे कि CONH3 का होल 6 और Cl3, ये हमने एक उप संयोजक यौगिक का एग्जाम्पल ले लिया। अगर हमें इसी का फिगर बनाते हैं, थोड़ा सा मुझे इसको ऊपर ही करना चाहिए था,
NH3 का होल 6 Cl3, ठीक है ना। आप समझिएगा यहाँ पर ये हमारा जो है यही है केंद्रीय धातु परमाणु, ये लिगेंड है। अगर हमें इसकी संरचना बनानी है, जब तक संरचना नहीं समझेंगे ना तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ रटे नहीं, याद करें आप समझकर, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो इसकी अगर संरचना हम बनाते हैं तो जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है ये बीच में आ जाता है, और ये जो लिगेंड है, तो लिगेंड कितना है, NH3 है, ये 6 मात्रा में है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है ना। ये 6 हमने यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ पे एक NH3 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सबसे पहला NH3 हो जाएगा, एक NH3 यहाँ पे हो जाएगा, एक NH3 यहाँ पे हो जाएगा, एक NH3 यहाँ पे हो जाएंगे, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक NH3 यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है जी। ये हमारे हो गए। अब इसको मैं कोष्टक में बंद कर दे रहा हूँ, बट यहाँ पे अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। C लिख दिए और ये अमोनिया जो था ये तीनों हमने दिखा दिया, बट यहाँ पे देखिए Cl भी है। तो अब ये जो Cl है ना, इसको हम डॉटेड रेखा से दर्शाएंगे। Cl जो है इसको हम डॉटेड रेखा से दर्शाते हैं, जैसे कि फर्स्ट ये, सेकेंड यहाँ पे और थर्ड यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे एक Cl यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, एक Cl यहाँ पे और एक Cl यहाँ पे, ये 3 हमने Cl दिखा दिया। तो यहाँ पे हमारा एक ये हमारा पूरा क्या बन गया है, ये एक प्राथमिक संयोजकता का एक फिगर बन गया है। तो यहाँ पे हमें ये बात बताया गया कि ये ऋणाणु द्वारा संतुष्ट होते हैं। सबसे पहली बात, प्राथमिक संयोजकता जो होती है ये देखिए, ठीक है ना। एक बात आप याद रखेंगे, ये जो Cl है इस पर माइनस होता है, माइनस चार्ज, ठीक है ना। तो इसलिए माइनस यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। अब प्राथमिक संयोजकता यहाँ पे क्या है, पहले आप सुन लीजिए। ये जो हम दिखा रहे हैं ना, जो डॉटेड रेखा द्वारा हमने दर्शाया है, जैसे Cl को, यही डॉटेड रेखा वाली ना प्राथमिक संयोजकता है। तो सबसे पहला यहाँ पे कहा गया कि ये ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होते हैं, मतलब ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होंगे प्राथमिक संयोजकता। तो आप देख लीजिए जो Cl है ये ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट हुए हैं ना, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यह विलयनों में आयनित हो जाते हैं, अर्थात आयनन योग होते हैं। मतलब यदि हम जल में घोलेंगे ना तो आयनित हो जाएंगे। आयनित होने का मतलब है ये जल में टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला आता है, इसे बिंदुदार रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बिंदुदार ये रेखा है ना, तो देख लीजिए यहाँ पे भी बिंदुदार रेखा द्वारा हमने इसको प्रदर्शित किया हुआ है। अगला कह रहा है, प्राथमिक संयोजकता द्वारा जुड़े आयनों को बड़े कोष्टक से बाहर लिखते हैं। यहाँ पे बाहर रहेगा, ठीक है ना, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक किया गया, बाहर रहेगा। तो यहाँ पे ये बात बताया गया कि प्राथमिक संयोजकता है, प्राथमिक संयोजकता यही वाला है जो Cl है 3। तो प्राथमिक जो संयोजकता है, प्राथमिक संयोजकता द्वारा जुड़े जो आयन होते हैं, यही न रेखा है जी प्राथमिक संयोजकता जो डॉटेड रेखा द्वारा है। तो प्राथमिक संयोजकता द्वारा जुड़े जो आयन होते हैं या जो परमाणु होते हैं उसे बड़े कोष्टक से बाहर लिखते हैं। तो देख रहे हैं ना, बड़े कोष्टक से बाहर ये Cl को लिखा गया है, तो यही बात कहा गया, प्राथमिक संयोजकता द्वारा जुड़े आयन को बड़े कोष्टक से बाहर लिखा जाता है। अंतिम हमारा एक बात कहा गया कि प्राथमिक संयोजकता की प्रकृति अदिशात्मक होती है, अर्थात इनके द्वारा उपसंयोजक यौगिकों की संरचना का निर्धारण नहीं होता है। मतलब यह समझ गए कि प्राथमिक जो संयोजकता है उनकी प्रकृति अदिशात्मक होती है। मतलब प्राथमिक जो संयोजकता द्वारा जो जुड़े ये सभी क्या है, अदिशात्मक है। इसके द्वारा मतलब इसका मतलब यही है कि इसके द्वारा ना ये हो या ना हो, उसके कारण उपसंयोजक यौगिकों की जो संरचना है उसका निर्धारण नहीं होगा। मतलब ये अगर हो या ना हो इसकी उपस्थिति कोई मायने नहीं रखता। अगर रहेगा तब भी जाकर संरचना ऐसे ही बनेगी, नहीं भी रहेगा तभी भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि इनके द्वारा उपसंयोजक यौगिकों की संरचना का निर्धारण नहीं होता है। मतलब ये होंगे तो भी इनका वैल्यू नहीं है कि ठीक है कि अलग कोई संरचना बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेने का मैं टाइम दूंगा, ठीक है ना। प्राथमिक संयोजकता आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब आते हैं द्वितीय क्या है हमारी संयोजकता पे। द्वितीय संयोजकता जो हमने ये सतत रेखा है ना, लगातार रेखा द्वारा हमने दर्शाया हुआ है, यही है द्वितीय संयोजकता। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ गया द्वितीय संयोजकता, समझ लेते हैं जी।
द्वितीयक संयोजकता में क्या है, ये ऋणायनों, धनायनों और उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट होते हैं। मतलब कौन कौन से, ये ऋणायनों द्वारा भी संतुष्ट होंगे, धनायनों द्वारा भी संतुष्ट होंगे और उदासीन अणुओं द्वारा भी संतुष्ट होते हैं। ऋणायनों द्वारा, धनायनों द्वारा, उदासीन अणुओं द्वारा क्या होंगे, संतुष्ट होते हैं। अर्थात ये लिगेंडों द्वारा संतुष्ट होते हैं। लिगेंड ही तो क्या है, लिगेंड ही तो धनायन, ऋणायन और उदासीन होते हैं। तो ये हमारा एक क्या है, अमोनिया एक लिगेंड है, ये तो बात आपको पता है। एक दंतुक लिगेंड है अमोनिया, तो ये एक दंतुक हमारा लिगेंड है। तो ये क्या होगा, लिगेंडों द्वारा संतुष्ट होते हैं। देख रहे हैं ना, ये द्वितीयक जो संयोजकता है ये लिगेंडों द्वारा संतुष्ट हुए हैं। ठीक है ना, पहली बात समझ गए। इसे सतत रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सतत मतलब लगातार रेखा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन सा आपको दिखाई दे रहा है, वो सतत रेखा द्वारा ही दर्शाया गया है। अच्छा, सतत रेखा द्वारा दर्शाया गया, तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो लिगेंड है ना, ये अपना जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इस जो हमारा जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसको देते हैं। ये लोग इस तरीके से ये देते हैं। ठीक है ना, ये अपना केंद्रीय धातु परमाणु मतलब अपना इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, ये इलेक्ट्रॉन युग्म जो लिगेंड है वो केंद्रीय धातु परमाणु को देते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए। अगला कह रहा है कि द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या निश्चित होती है जिसे उपसंयोजक संख्या कहते हैं। द्वितीयक संयोजकताओं की, देखिए ये जो द्वितीयक संयोजकताओं की जो संख्या है, यही ना जो रेखा है यही तो द्वितीयक संयोजकता है ना, तो इसकी जो संख्या होगी है वो निश्चित होती है और इन्हीं की जो संख्या क्या कहलाती है, उपसंयोजक संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पे कोई पूछ दे कि उपसंयोजक संख्या इसमें कितनी है, तो आप कहेंगे 6 है जी, क्योंकि 6 उपसंयोजक बंद बन रहे हैं। तो यही बात है जी। अगला यहाँ पे कह रहा है द्वितीयक संयोजकता द्वारा जुड़े जो लिगेंड होते हैं वह केंद्रीय धातु परमाणु को बड़े कोष्टक में रखते हैं। मतलब यहाँ पे कह रहा है द्वितीयक संयोजकता द्वारा जुड़े लिगेंड वह केंद्रीय धातु परमाणु बड़े कोष्टक में रखा जाता है। तो दिख रहा है ना, इसको जो लिगेंड है वो बड़े को, लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु को बड़े कोष्टक के अंदर ही रखा गया है। तो ये बातें कहा जा रहा है। अंतिम हमसे ये कहा गया कि इसकी संतुष्टि से यौगिकों की उपसंयोजक परिसर का निर्माण होता है। मतलब इसकी उपस्थिति से या इसकी संतुष्टि से ही उपसंयोजक परिसर का निर्माण होगा। मतलब उपसंयोजक संख्या की जो संरचना है वो कैसे बनेगी वो द्वितीयक संयोजकता पर ही निर्भर करता है। ठीक है ना। अगला आता है द्वितीयक संयोजकता विलयनों में आयनित नहीं होते हैं। मतलब यदि हम इसको द्वितीयक संयोजकता को अगर हम घोल भी देना तो ये टूटेंगे नहीं, जो NH3 है ये टूटेंगे नहीं, अलग नहीं होंगे। ठीक है ना, ये बातें कहा जा रहा है। तो आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गए होंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है जी, ये भी ले लीजिए। ठीक है, बहुत बेहतर जी। अगला हमारा देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये हमारा छठा क्वेश्चन आता है जो है संयोजकता आबंध सिद्धांत। ये तो बात आपको भी पता होगा कि ये क्या है जी। संयोजकता आबंध सिद्धांत को संक्षेप में व्याख्या कर देना है, तो चलिए हम करते हैं जी। 5 नंबर में हमसे पूछा जाता है। ठीक है ना, जिसे हम VBT के नाम से हम जानते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो संयोजकता आबंध सिद्धांत है वो 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। एक है पॉलिंग, एक है स्लेटर। तो पॉलिंग और स्लेटर 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर संयोजकता आबंध सिद्धांत दिया है। तो चलिए सबसे पहली बात यहाँ पे आप क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम बता रहे हैं। तो सबसे पहला आप पहला पॉइंट लिखेंगे कि यह सिद्धांत पॉलिंग और स्लेटर नामक वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया है। ठीक है ना। दूसरा इसमें पॉइंट आप ऐड करेंगे कि इस सिद्धांत की सहायता से किसी उपसंयोजक यौगिक की त्रिविम रसायन और चुंबकीय गुण का स्पष्ट रूप से पता लगाया जा सकता है। मतलब 2 चीजों का पता लगा सकते हैं। कोई भी उपसंयोजक, कोई भी हमारे पास उपसंयोजक संख्या है, कोई भी उपसंयोजक संख्या है, तो कोई भी यदि उपसंयोजक संख्या है ना, तो किसी उपसंयोजक मतलब किसी उपसंयोजक संख्या की हम क्या क्या पता लगा सकते हैं, हम त्रिविम रसायन और चुंबकीय गुण का पता लगा सकते हैं। चुंबकीय गुण, इसका चुंबकीय गुण क्या है इसका पता लगा सकते हैं। मतलब संयोजकता आबंध सिद्धांत का
हमें ज़रूरत ये पड़ा कि कोई भी उपसंयोजक संख्या का त्रिविम रसायन का पता लगाना था और चुंबकीय गुण का पता लगाना था। तो कैसे पता लगाते, इसीलिए वैज्ञानिकों ने जो पॉलिंग ऑसिलेटर, ये दो वैज्ञानिकों ने मिलकर एक सिद्धांत ही दे दिया जो है संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसकी सहायता से किसी उपसंयोजक यौगिक, कोई उपसंयोजक यौगिक है, किसी उपसंयोजक यौगिक की त्रिविम रसायन और चुंबकीय गुण का स्पष्ट रूप से हम पता लगा सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, इसलिए दिया गया है। आशा करता हूं ये दो लाइन समझ में आ गया होंगे। तीसरी बात यहाँ पे क्या बातें कहा गया ये आप समझिएगा, ठीक है ना। देखिए इसके अनुसार ही हम बता रहे हैं, ये दो बातें तो मोस्टली, ये दो बातें तो क्यों हमने सबसे पहले संयोजकता आबंध किसने दिया है और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी ये हमने जाना। अब हम जानेंगे कि संयोजकता आबंध सिद्धांत है, इसकी मतलब इस नियम में हमें क्या क्या बातें बताई गई, इस सिद्धांत में हमें कौन सी बातें बताई गई। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, इस सिद्धांत के अनुसार। ये आप हमने ओनली हेडिंग ऐसे दे दिया है, ऊपर आपने एक बार ये हेडिंग दे दिया ना, हेडिंग, इसके बाद ये लिखने के बाद आप चुपचाप फिर से नीचे से ये लाइन ना लिखकर यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार। इस सिद्धांत के अनुसार पहली बातें हमें बताई गई, पहली क्या बातें बताई गई समझिएगा। पहली बातें बताई गई, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होते हैं, जिनके संकरण से वो आबंधित कक्षकों का निर्माण करते हैं। देखिए जैसे कि K4 हमने बताया था ना, K4 FeCN का होल 6, जहां पर ये जो Fe है यही है केंद्रीय धातु परमाणु। तो यहाँ पे कह रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास अपनी समन्वय संख्या के बराबर, समन्वय संख्या का मतलब उपसंयोजक संख्या, जैसे यहाँ पर उपसंयोजक संख्या यदि कोई Fe का उपसंयोजक संख्या पूछ दे तो 6 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 6 लिगेंडो से जुड़ा हुआ है, 6 उपसंयोजक बंध से, तो इसीलिए इसका क्या होगा, समन्वय संख्या 6 हो जाएगा या उपसंयोजक संख्या 6 हो जाएगा। तो कह रहा है कि किसी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास अपनी समन्वय संख्या के बराबर ही इसके पास क्या होते हैं, बराबर ही रिक्त कक्षक होते हैं। इसके बाद क्या होते हैं, रिक्त कक्षक होते हैं। इस तरीके से 6 रिक्त कक्षक होंगे, जिसके संकरण से, जिसके मिलने से आबंधित कक्षकों का निर्माण होता है, जिसके मिलने से क्या होगा, आबंधित कक्षकों का निर्माण होगा, ठीक है ना। जैसे कि समन्वय संख्या यदि मान लेते हैं कि 2 है, ठीक है, तो उसका जो संकरण से जो बनेगा उसका संकरण क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, और उसकी ज्यामिति आकार कैसी होगी, रेखीय होगी। यदि किसी की समन्वय संख्या या उपसंयोजक संख्या 4 है तो उसका संकरण क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, s और फी के 3 हो जाएंगे, sp3, और इसकी ज्यामिति आकृति जो होगी चतुष्फलकीय हो जाएगी। और समन्वय संख्या यदि 6 हो तो उसका संकरण क्या हो जाएगा, d2sp3 हो जाएगा, और ज्यामिति आकृति कैसी हो जाएगी, अष्टफलकीय हो जाएगी। आशा करता हूं समझ गए होंगे। अगला हमारा दूसरा आता है। दूसरा हमें ये बातें बताएगी, थोड़ा सा आपको मेहनत इसमें करना पड़ेगा, ठीक है ना, जितना इजी हो सकता है उतना हम बताने का, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमारा कह रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकृत कक्षक, केंद्रीय धातु परमाणु के जो रिक्त संकृत कक्षक हैं वो लिगेंडों के भरे हुए कक्षकों के साथ अति व्यापन करते हैं, जिससे सिग्मा बंध बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उपसंयोजक बंध हम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, ये बातें मोस्टली आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। जैसे इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं अच्छे तरीके से, जैसे कि एक उपसंयोजक संख्या, उपसंयोजक यौगिक ले रहे हैं, जैसे कि K4 FeCN का होल 6, ये हमारा उपसंयोजक क्या है, यौगिक है। तो हम कह रहे हैं कि किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित जो केंद्रीय धातु परमाणु है, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, तो कह रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकृत कक्षक, अब इसका यदि हम संरचना बनाएं तो ये Fe हो जाएगा, और ये हमारे 6 यहाँ पे लिगेंड भरे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, ये लिगेंड भरे हुए हैं, तो ये इस तरीके से हमने दिखा दिया। तो यहाँ पे हम यही कह रहे हैं, क्या हम कह रहे हैं जी, कि केंद्रीय मतलब केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकृत कक्षक
लिगेंडों के भरे हुए कक्षकों के साथ अति व्यापन करते हैं। देख रहे हैं ना, यहाँ पे अति व्यापन ही ये कर रहे हैं, अति व्यापन करते हैं। अति व्यापन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन युग्म आपस में आदान प्रदान करते हैं, आपस में एक बंध बना लेते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अब एक बात समझिएगा, जो केंद्रीय धातु परमाणु है ना, इसके कक्षक ना खाली होते हैं, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और लिगेंड के पास अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इसीलिए ना ये लिगेंड जो है ये अपना जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास एक्स्ट्रा है वो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। तो क्या करते हैं जी, इस Fe को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म जो केंद्रीय धातु परमाणु को लिगेंड इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे ज्यादातर। तो वही कहा जा रहा है केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकृत कक्षक, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकृत कक्षक हैं वो लिगेंडों के भरे हुए कक्षक, लिगेंडों के भरे हुए कक्षकों से अति व्यापन करते हैं। यहाँ पे अति व्यापन कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, जिससे सिग्मा बंध बनता है, जिसे उपसंयोजक बंध कहते हैं। जिससे ये जो बंध बन रहा है इसे सिग्मा बंध कहते हैं और इसी सिग्मा बंध को उपसंयोजक बंध के भी नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। तो यही बंध की बात हो रही है, ठीक है। इतनी बात समझ गए। एक और बात यहाँ पे ये कहा गया, समझिएगा, पर इसकी संभावनाएं बहुत ही कम होती है। कह रहे केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक, जैसे अब इसमें अपोजिट, जस्ट इसके अपोजिट है। पहले रिक्त संकृत कक्षक कह रहा था, अब इसमें भरे हुए कक्षक कह रहा है। पहले खाली था, अब भर गया है। तो केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक, लिगेंडों के रिक्त कक्षक, देखिए लिगेंडों के भरे हुए कक्षक था, अब लिगेंडों के रिक्त कक्षक के साथ अति व्यापन करते हैं, तो जिससे पाई बंध बनता है, परंतु इसकी संभावनाएं बहुत ही कम होती है। मतलब यहां पे ये कह रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक हैं वो लिगेंडों के भरे हुए कक्षकों, मतलब यहां पे ये कहा जा रहा है ये लिगेंड इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो इनका ये कहना है ना कि केंद्रीय धातु परमाणु जो ये है इसके भरे हुए कक्षक लिगेंडों के रिक्त कक्षकों के साथ अति व्यापन करते हैं, ठीक है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इन सभी को देगा जी। तो अब इधर तीर का चिन्ह हम इधर दर्शाएंगे, इधर, ठीक है ना। तो इससे क्या बनेगा, एक ये बंध बनेगा और इस बंध को हम क्या कहते हैं, इस बंध को हम पाई बंध कहते हैं। देखिए इस जिसे पाई बंध कहते हैं, परंतु इस बंध की बनने की संभावनाएं लगभग ना ही होती है, ना के बराबर होती है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो आपको केवल ये सब कुछ लिखने के साथ साथ ये फिगर है आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। ले लिए ना, चलिए ये भी आपने लिया होगा तो ले लीजिए, ये उसी में लिखना है आपको। चलिए जी, अंतिम जो हमारा 7वां नियम आता है या सिद्धांत आता है, इसको हम देख लेते हैं। अभी तक जो भी स्टूडेंट बने हुए हैं उनके लिए मैं दिल से सैल्यूट करता हूं, बहुत ही अच्छी बात है। दोस्त आप ऐसे ही मेहनत करते रहें, मेहनत से कभी भी पीछे हमें नहीं हटना है, कभी भी हटना भी नहीं चाहिए हमें, ठीक है ना। पढ़ाई करते रहिए, एक दिन आप जरूर सफल होंगे। ऐसे में दुआ भी करूंगा, आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा, आप भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, दुआ कीजिएगा, ठीक है ना। मोस्टली दुआओं में बहुत ताकत होती है दोस्त, ठीक है, मैं मानता हूं, मैं इस बात को मानता हूं, ठीक है। तो मेहनत अलग बात है, मेहनत आप जरूर कीजिए, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ होने ही वाला नहीं है, ठीक है ना। ये तो बात बिल्कुल निश्चित है, बिना मेहनत के क्या हो सकता है दोस्त। अगर आप चलेंगे नहीं तो कहीं पहुंचेंगे नहीं, तो मेहनत करेंगे तभी जाकर तो सफलता मिलेगी, जाहिर सी बात है। तो मेहनत करते रहिए, अच्छी बात है आप अभी तक बने हुए हैं। तो अंतिम नियम है, इसको भी देख लेंगे, उसके बाद हम वीडियो में अंत में एक बात है हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए जी, यहाँ पे आता है क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत। यहाँ पे कह रहे उपसंयोजक यौगिकों के संदर्भ में क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत को समझाइए। तो क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत जिसे CFT के नाम से भी हम जानते हैं, तो अब इसको हम जान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, क्रिस्टलीय फील्ड थ्योरी है, तो इसको देखिए। यहाँ पे सबसे पहली बात हमने बताया कि यह सिद्धांत H बैठे नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है। मतलब क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया है, H नामक, H बैठे, यहाँ पे बैठे कह सकते हैं, बैठे नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया है, प्रस्तुत किया है। अब इन्होंने इस सिद्धांत में क्या क्या बातें बताई। सबसे पहली बात, इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात हमें यह बताया गया कि जब केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंडों के संपर्क में आते हैं, ठीक है ना,
जो केंद्रीय धातु परमाणु है जैसे K4Fe FeCN का होल 6। तो जब केंद्रीय धातु परमाणु जो है वो लिगेंडों के, ये लिगेंड है ना, तो लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो केंद्रीय धातु परमाणु का समान ऊर्जा वाला डी कक्षक। अच्छा एक बात आप याद रखें, केंद्रीय धातु ये जो परमाणु है इसकी समान ऊर्जा वाले एक डी कक्षक होता है, ठीक है ना। समान ऊर्जा वाले जो डी कक्षक होते हैं, डी कक्षक, ठीक है ना। तो समान ऊर्जा वाले जो डी कक्षक होते हैं वो असमान ऊर्जा वाले दो कक्षाओं में टूट जाते हैं। तो असमान ऊर्जा जो केंद्रीय धातु परमाणु का समान ऊर्जा वाला जो डी कक्षक है, डी कक्षक में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, तो डी कक्षक हैं वो असमान ऊर्जा वाले दो कक्षकों में टूट जाता है। असमान ऊर्जा वाले दो कक्षकों में इस तरीके से वो टूट जाता है, ठीक है ना। जैसे ये टूटा और ये टूटा, असमान ऊर्जा वाले दो कक्षकों में ये टूट जाता है, ठीक है ना। जैसे कि 2 और 3, 5 में टूट गया ना, तो असमान ऊर्जा वाले दो कक्षकों में ये टूट जाता है। और इसे हम याद रखेंगे Eg से प्रदर्शित करते हैं, एक को T2G से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से प्रदर्शित भी किया जाता है। तो चलिए अब हम एक एक करके पढ़ेंगे ना, सब समझ में आएगा। अभी हम फिगर से पूरा अच्छे से समझाएंगे, बट इतना आप याद रखिएगा, केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो केंद्रीय धातु परमाणु का समान ऊर्जा वाले जो डी कक्षक होते हैं वो असमान ऊर्जा वाले दो कक्षकों, दो प्रकार के कक्षकों में टूट जाते हैं। असमान ऊर्जा वाले दो प्रकार के कक्षकों में टूट गए। असमान कैसे? दो कक्षाएं हैं, एक में 3 कक्षाएं हैं, तो 3 है तो इसकी ऊर्जा जाहिर सी बात है अलग होगा, इसका जाहिर सी बात है 2 कक्षाएं हैं तो अलग होंगी, तो असमान ऊर्जा वाले कक्षकों में टूट जाते हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ के दूसरी बात कह रहा है, दूसरी बात यहाँ पे ये कह रहा है कि डी कक्षकों का यह विपाटन संकुल की ज्यामिति पर निर्भर करता है। डी कक्षकों का ये जो विपाटन है, ये जो टूटना है, वो संकुल की जो ज्यामिति है ना उस पर निर्भर करता है, ठीक है ना। इतनी बातों को आप याद रखेंगे, ये फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। 2 बातें समझ गए ना। तीसरी पॉइंट हम जानते हैं, तीसरी पॉइंट यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, देखिए तीसरा ये पॉइंट, ठीक है ना, उसी का तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हमें ये कहा गया कि डी कक्षकों का यह विपाटन जिन 2 समूहों में होता है, डी कक्षक ये जो टूट रहे हैं 1 2 3 4, सॉरी ये ऐसे ही था ना जी, 1 2 3 4, मतलब ये डी कक्षक है। तो डी कक्षकों का ये जो विपाटन, डी कक्षकों का ये जो विपाटन है जिन 2, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि डी कक्षकों का यह विपाटन जिन 2 समूहों में होता है, जिन 2 समूहों में होता है उन्हें T2G और EG कहते हैं। एक को हम T2G, एक को EG, एक को T2G कहते हैं, ठीक है ना। इनके बीच के ऊर्जा अंतर 10 DQ होता है। इन दोनों के बीच की जो ऊर्जा अंतर है ना वो 10 DQ होता है, ठीक है। इनके बीच की ऊर्जा अंतर 10 DQ होता है, या हम ओनली डेल लिख सकते हैं, ठीक है ना। इन ऊर्जा अंतरों को क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। और जो ये ऊर्जा अंतर है ना, इसी ऊर्जा अंतर को हम क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। इस बात को भी आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है जी। अगला हमारा चौथा यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि डी कक्षकों का यह विपाटन निम्न 2 प्रकार से होता है। अब डी जो कक्षक है इनका 2 विपाटन हो रहा है, टूट रहे हैं, ये निम्न 2 प्रकार से होते हैं। अब चलिए जी वो 2 प्रकार समझ लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे प्रकार है कि अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन, समझ लेते हैं। तो इसमें हम क्या लेंगे जी, इसमें हम लेते हैं डी कक्षक, सॉरी ये हमारा क्या है, डी कक्षक, ये हमारा डी कक्षक है। तो समझिएगा डी कक्षकों का विपाटन निम्न 2 प्रकार से होता है। देखिए कैसे हो रहा है जी, तो डी कक्षक ये टूट रहे हैं, ठीक है ना, इस प्रकार ये टूटेंगे। तो टूटेंगे तो कैसे टूटेंगे जी, समझिएगा। सबसे पहली बात, ये जो टूटेगा ना तो निम्न 2 प्रकार से टूटेगा। एक तो ऐसे ये टूट गया, एक ये टूट गया।
ठीक है, आप देख लीजिए डी कक्षकों का यह विपाटन ना इस प्रकार टूटता है। देखिए अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन इस प्रकार होता है। जो डी कक्षक है वो इस तरीके से टूटता है। दो कक्षक ऊपर रहेंगे, 3 ऑर्बिटल, मतलब 2 ऊपर ऑर्बिटल और 3 नीचे ऑर्बिटल रहेंगे। और इसी को ना हम EG से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम T2G से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद एक और पॉइंट्स आप ये याद रखेंगे कि इसी को, सॉरी थोड़ा सा पतला मैं कर लेता हूं, इसको याद रखेंगे नीचे वाले को, इस वाले कक्षक को हम DXY से प्रदर्शित करते हैं, इस वाले को DYZ से प्रदर्शित करते हैं और इस वाले को DZX से प्रदर्शित करते हैं। इस वाले को DX2Y2 से प्रदर्शित करते हैं, इस वाले को Y2 और Z2 से प्रदर्शित करते हैं। तो इस बात को भी आप इतना याद रखेंगे। ठीक है ना। ठीक है जी, इतना आप याद रखेंगे कि ऊपर वाले को DX2Y2 से प्रदर्शित करते हैं, नीचे वाले को DZ2 से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आप नाम इसका याद रखेंगे। अब इनके बीच का जो ऊर्जा अंतर होता है ये तो आपने देखा ही है कि इन दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतर है वो कितना होता है जी, वो 10dQ होता है, 10dQ होता है। या ना पता हो तो ओनली आप डेल भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे एक बात आप याद रखेंगे, इसका जो ऊर्जा है ना, इसका जो ऊर्जा अंतर है वो 6dQ है और इस वाले का जो ऊर्जा अंतर है वो कितना होता है, 4dQ होता है। कितना, 4dQ होता है। ठीक है ना। तो ये जो हमारा जो कक्षाएं हैं, ये दोनों कक्षाएं असमान ऊर्जा वाले, असमान ऊर्जा वाले डी कक्षक हैं, असमान ऊर्जा वाले डी कक्षक हैं। ठीक है ना। तो ये बातें हो गई जी। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ये इस प्रकार होता है। ठीक है ना। अब आते हैं दूसरा हमारा है, 2 प्रकार डी कक्षकों का विपाटन निम्न 2 प्रकार से होता है। एक समझ लिया, एक होता है चतुष्फलकीय संकुल, चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन। तो अब इसको भी जान लेते हैं। जैसे ये है ना, जस्ट इसके अपोजिट इधर हम बनाएंगे। ठीक है ना। इसमें कैसे होता है जी, इसमें जैसे ये डी कक्षक है, जैसे ये डी कक्षक है, देखिए ये डी कक्षक है तो 5 ऑर्बिटल होंगे, ये डी कक्षक हो गया, इसमें 5 ऑर्बिटल है तो ये आपको दिखाई दे ही रहा होगा। अब इसमें क्या होता है, ये टूटेगा, तो जब टूटेगा ना तो ऊपर क्या होता है, ऊपर 3 कक्षाओं में और नीचे 2 कक्षाओं में ये टूट जाएगा इस प्रकार। ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, इसे T2G करते हैं और इसको EG से प्रदर्शित करते हैं। इसको T2G, इसको EG से, जैसे ऊपर EG नीचे T2G, इसके अब जस्ट अपोजिट T2G EG हो गया। और इस वाले को याद रखेंगे DXY, इसको DYZ और इसको DZX से प्रदर्शित करते हैं। नीचे वाले को DX2Y2 और नीचे वाले को DZ2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इनके बीच का ऊर्जा अंतर आपको तो पता ही हो गया होगा कि 10dQ होता है, 10dQ। ठीक है ना, 10dQ होता है। और इसका जो ऊर्जा अंतर है ये आप याद रखेंगे कि इसका ऊर्जा अंतर 4dQ होता है और इनका नीचे वाले का जो ऊर्जा अंतर है वो 6dQ होता है, जस्ट अपोजिट हो गया। और ये भी क्या है, असमान ऊर्जा वाले, असमान ऊर्जा वाले डी कक्षक हैं, असमान ऊर्जा वाले डी कक्षक हैं। तो ये बातें हो गई जी। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, बहुत ही अच्छी बात है। ये सब आपको लिखना पड़ेगा, इसका भी ले लीजिए। चलिए जी,
तो आशा करता हूं कि ये जितना हमने बताया ना, इतना लिखने के बाद ये भी आप लिखिएगा, ये सब फिगर बनाना अनिवार्य है, यही तो मेन है जी। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो हमने आज के इस वीडियो में जो हमने ये टोटल 7 इंपॉर्टेंट जो नियम है जो कि हमने बताने का इस वीडियो में प्रयास किया है, ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो बहुत ही अच्छी बात है, इतना आपने देख लिया, बहुत ही अच्छी बात है। यदि आप जो 35 इंपॉर्टेंट हमने जो परिभाषाएं हैं जो आपके संपूर्ण, ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सभी को मिलाकर कह रहे हैं, ऑल चैप्टर से हमने 35 इंपॉर्टेंट परिभाषाएं बताई हैं जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं देखे हैं अभी तक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाइए उस पर क्लिक करके अपनी स्टडी वहां से कर लीजिए, वो देख लेते हैं। इस वीडियो को देख लीजिए, एक और आएगा प्रयोगशाला विधि, उसको अगर आप देख लेते हैं आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। रिएक्शन आप देख लीजिएगा, वीडियो आपको लिंक हम दे देंगे, ठीक है ना। इंस्टा का लिंक, टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना। वहां पर जो भी इंपॉर्टेंट चीज होंगे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।